Good morning, children. Today in this video, we will learn about the chapter The Shoemaker. This is chapter 12 of your book. Before reading the chapter, let's learn about the author of the chapter. Charles Dickens. Charles Dickens was a noteworthy author of 19th century. बहुत जाने माने राइटर रह चुके हैं 19th century के. His novels were appreciated not only for their plots and interesting characters but also because they provided a commentary on the terrible conditions in which young children worked in factories. भाई उनकी जो novels हैं वो उनके plots उनके character के लिए नहीं appreciate की जाती थी बल्कि जो बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी टेरिबल कंडीशन पर भी जो उन्होंने कमेंट्री की है उसके लिए भी जाने जाते हैं ये. लेट्स रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस एक्सट्रैक्ट is from Charles Dickens' A Tale of Two Cities, a historical novel set in London and Paris at the time of the French Revolution. Children, ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है जो चार्ल्स डिकन्स ने एक नॉवल लिखी थी टेल ऑफ टू सिटीज, अ हिस्टोरिकल नॉवल सेट इन लंदन एंड पेरिस. ये चैप्टर ये एक्सट्रैक्ट उसी नॉवल से ही लिया गया है. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लिखी गई थी. Dr. Manet is released from the Bastille. Bastille is the name of the prison in famous French prison after 18 years. अब इस स्टोरी में डॉक्टर मैनेट को इज रिलीज फ्रॉम द बेस्टाइल. उन्हें जेल से रिहा किया जाता है 18 साल बाद. Despite being innocent, he had been imprisoned due to his involvement in a secret concerning an aristocratic French family. बेकसूर होने के बावजूद उन्हें 18 साल जेल में बिताने पड़े क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट था एक एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंच फैमिली के साथ. when released he is looked after by a faithful servant Defarge. जब वो रिहा होते हैं जेल से तो उनकी देखभाल उनके एक फेथफुल सर्वेंट डिफार्ज द्वारा की जाती है. दिस एक्सट्रैक्ट फोकसेस ऑन द टचिंग मीटिंग बिटवीन डॉक्टर मैनेट एंड हिज डॉटर लूसी when she visits him with Mr. Lorry, an old friend. ये जो नॉवल है ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस चैप्टर के थ्रू, जिसमें डॉक्टर मैनेट से उनकी बेटी लूसी मिलने आती है उनके एक फ्रेंड के साथ मिस्टर लॉरी के साथ. अब लूसी डिस्कवर्स दैट हर फादर whom she had believed to be dead is alive but lost to the world. अब लूसी जिससे ये लगता था कि उसके पिता मर चुके हैं बट जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं तो वो उनसे मिलने आती है और उसको लगता है उसको तो पता था कि भाई वो जिंदा है लेकिन उसे जानकर बड़ा दुख होता है बट वो इस दुनिया से खो गए हैं. अब मिस्टर मैनेट ने 18 साल जेल में बिताए. उनके ऊपर इतने जुल्म हुए कि उनकी मेमोरीज बहुत वीक हो गई. उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए थे कि वो बहुत पेल बहुत फ्रेल वीक हो गए थे. उनकी मेमोरीज भी बहुत वीक हो गई थी. ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ याद ही नहीं है, वो इस दुनिया से खो गए हैं. दिस लाइन सजेस्ट दिस. अब लूसी जब मिस्टर लॉरी के साथ मिलने आती है तो वो उनको रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं डेफार्ज मिस्टर लॉरी कि भाई उन्हें कुछ याद आ जाए. उनके साथ बातें करते हैं. इस एक्सट्रैक्ट में हमें यही बताया गया है कि कैसे वो उसको रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी. A broad ray of light fell into the garret and showed the workman with an unfinished shoe upon his slab, pausing in his labor. अब जहाँ पे सीन ओपन होता है, जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो जैसे ही गैरेट का दरवाज़ा खुलता है. गैरेट क्या होता है? स्मॉल रूम, एटिक टाइप, गैरेज टाइप, जिसमें हम सामान रख देते हैं. दरवाज़ा खुलता है, एक रोशनी पड़ती है और जैसी रोशनी किसके ऊपर आती है? वर्कमैन. अब वो वर्कमैन कौन है? जिसके हाथ में जो एक शूज़ बना रहा है वो अनफिनिश्ड है, अभी शूज़ पूरा नहीं हुआ, वो उसकी गोदी में रखा हुआ है. ओके. His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. जो छोटे मोटे टूल्स है जिससे वो काम करता है, शूज़ बनाता है, वो उसके बेंच पर और उसके आसपास रखे हैं. He had a white beard, raggedly cut, but not very long.
a hollow face and exceedingly bright eyes. उनकी सफ़ेद दाढ़ी है जो कटी फटी सी है, कटी फटी यानी अच्छे से मेंटेन नहीं है, बहुत लंबी भी नहीं है। हॉलो फेस, हॉलो फेस खालीपन उनके चेहरे पे। एक्सीडिंगली ब्राइट आईज, धसी हुई बड़ी बड़ी आंखें। द hollowness and thinness of his face would have caused them to look large under his yet dark eyebrows and his confused white hair, though they had been really otherwise, but they were naturally large and looked unnaturally so. नाउ वी कैन से कि ये सारा कुछ उनकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है कि वो कितने वीक लग रहे थे। उनके चेहरे की जो कमज़ोरी थी उसकी वजह से उनकी आंखें और बड़ी दिखाई दे रही थी, उनके बाल बड़े हो चुके थे, सब कुछ नेचुरली वीक जैसे हो गए हैं, वो ऐसा दिख रहे हैं। His yellow rags of shirt lay open at the throat and showed his body to be withered and worn. उनकी जो शर्ट है वो थ्रोट साइड से ऊपर से खुली हुई है जिसमें से उनकी वीक बॉडीज भी दिखाई दे रही है. He and his old canvas frock and his loose stockings and all his poor tatters of clothes had in a long seclusion from direct light and air faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. अब उनकी जो उन्होंने लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई है, उनकी जो स्टॉकिंग्स है, सब कुछ लूज है, सब एक जैसे कलर की है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका डायरेक्ट लाइट से कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, वो वहीं बैठ के अपने काम में लगे रहते हैं। उनकी मेमोरी शार्प हो गई है, सॉरी उनकी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। तो ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कपड़ा क्या है, सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। He had put up a hand between his eyes and the light, and the very bones of it seemed transparent. जब रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो अब एकदम से अपना हाथ आगे कर लेते हैं उससे बचने के लिए, और जिसकी वजह से उनकी सारी बोन्स बड़ी अलग अलग दिखाई दे रही है. So he sat with a steadfastly vacant gaze, pausing in his work. He never looked at the figure before him without first looking down on the side of himself, then on that, as if he had lost the habit of associating place with sound. He never spoke without first wandering in this manner and forgetting to speak. उन्होंने जो अंदर जैसे दरवाज़ा खुल के जो आता है, उन्होंने उसको कभी पहले देखा नहीं था। ऐसा लग रहा था उनको और साउंड और स्पीकिंग से तालमेल बिठाना, उनको कोऑर्डिनेट करना भूल गए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बोलना ही भूल गए हैं, क्योंकि इतने दिनों तक वो जेल में रहे तो उनको वो अपना सब कुछ पीछे का पास्ट भूल चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब तक जितना चैप्टर हमने पढ़ा तो इसमें से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डिड द शू मेकर लुक? आई होप यू आर एबल टू राइट डाउन दिस आंसर. ओके, आर यू गोइंग टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज टुडे? आस्क्ड डेफार्ज, मोशनिंग टू मिस्टर लॉरी टू कम फॉरवर्ड. डेफर्ज अंदर आता है उसके पास और कहता है कि आज क्या तुम इस पेयर ऑफ शूज़ को कंप्लीट करने जा रहे हो? डेफर्ज पूछता है और मिस्टर लॉरी को भी इशारा करता है आगे आने के लिए. व्हाट डिड यू से? डू यू मीन टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज़ टुडे? आई कांट से दैट आई मीन टू. आई सपोज सो. आई डोंट नो. अब शू मेकर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि आज मुझे फिनिश करना है? मैं ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा लगता है बट मुझे नहीं पता. But the question reminded him of his work and he bent over it again. But इस क्वेश्चन से उसे अपना वर्क याद आ जाता है. That means he was making a shoes. तो he again became busy in his work. He bent over it again. Now we have studied this part, but more question arises here. Why did the shoemaker bend down to work again? I hope you will be able to write down this answer. Mr. Lorry came silently forward, leaving the daughter by the door. अब उन शू मेकर जो थे उनकी बेटी भी मिलने आई हुई थी, लेकिन उसको डोर पर ही छोड़ देते हैं, उसे रुकने के लिए इशारा करते हैं. मिस्टर लॉरी आगे की तरफ बढ़ते हैं बड़े साइलेंटली. व्हेन ही हैड स्टूड फॉर अ मिनट और टू बाय द साइड ऑफ डिफार्ज, द शू मेकर लुक्ड अप. जब वो 2-3 मिनट डिफार्ज के साथ खड़े होते हैं तो शू मेकर उनको ऊपर देखता है.
He showed no surprise at seeing another figure, but the unsteady fingers of one of his hands stayed to his lips as he looked at it. His lips and his nails were of the same pale lead color, and then the hand dropped to his work, and he once more bent over his shoe. अब जैसे ही शू मेकर ऊपर देखता, he didn't show any kind of surprise because he couldn't recognize the figure. He couldn't recognize his old best friend. उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, बल्कि ऊपर देखकर उसकी फिंगर्स, उन्होंने अपनी लिप्स पर फिंगर्स रख ली शू मेकर ने। अब फिंगर्स और उनके नेल्स दोनों वो भी बिल्कुल येलो पड़ गए थे, वो बहुत वीक हो गए थे। उनके वो फिंगर्स के नेल्स और फिंगर्स भी पेल कलर की थी, और फिर वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं, अपने शूज़ बनाने में। द लुक एंड द एक्शन हैड ऑक्यूपाइड बट एन इंस्टेंट। उनका लुक और एक्शन 1 मिनट के लिए चेंज हुआ बस। यू हैव अ विजिटर यू सी, सेड मॉन्शर डिफाज। मॉन्शर हम पुराने ज़माने में मिस्टर को कहते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम। मिस्टर डिफाज कहते हैं कि देखो तुमसे कोई मिलने आया है। बट डिड यू से ही इज अ विजिटर? द शूमेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क। अब शूमेकर बिना ऊपर देखे बोलते हैं, कोई मिलने आया मुझसे?" "Come," said Defarge. "Here is Mister, who knows a well-made shoes when he sees one. Show him that shoe you are working at. Take it, monsieur." अब वो कहता है, देखो तुमसे कौन मिलना है, उनको भी अपना ये शूज़ दिखाओ जिस पर तुम काम कर रहे हो। टेक इट मिस्टर। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड। अब मिस्टर लॉरी ने वो शूज़ अपने हाथ में ले लिया। Tell Monsieur what kind of shoe it is and the maker's name. There was a longer pause than usual before the shoemaker replied. अब मिस्टर लॉरी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि किस तरह का शूज़ है ये, और इसको बनाने वाले का नाम क्या है। इतना सुनकर बड़ा लंबा सा पॉज हो जाता है, साइलेंट। आई फॉरगेट व्हाट इट वाज यू आस्क मी, व्हाट डिड यू से। अब शू मेकर कहता है, मैं भूल गया भाई, आपने क्या पूछा मुझसे। I said, couldn't you describe the kind of shoe for Monsieur's information? मैंने कहा, क्या तुम बता सकते हो इस शूज़ की क्या खासियत है और ये किसके लिए बनाया जा रहा है, इसको बनाने वाला कौन है। It's a lady shoes. It's a young lady's walking shoe. It's in the present mode. I never saw the mode. I have had a pattern in my hand. He glanced at the shoe with some little passing touch of pride. अब शू मेकर कहता है, ये एक लेडी का शू है, वॉकिंग शू, और ये लेटेस्ट फैशन में है। मैंने ये फैशन कभी नहीं देखा, लेकिन ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, और ऐसा कह के वो एक प्राउड फील करते हैं। एंड द मेकर्स नेम, सेड डेफार्ज। अब डेफार्ज कहता है, और इसको बनाने वाले का नाम क्या है। ऐसा पूछ के वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अपना नाम याद आए, वो कौन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम 18 साल पहले वो एक्चुअल आदमी कौन था, वो ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहे थे उससे। Now that he had no work to hold, he laid the knuckles of the right hand in the hollow of the left, and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right, and then passed a hand across his bearded chin, and so on in regular changes without a moment's intermission. इतना सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है, कभी अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की नकल्स में डाल देता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की में कभी अपनी चिन पर रख लेता है। तो ये एक्शन वो लगातार कंटिन्यूस करता रहता है। द टास्क ऑफ recalling him from the vacancy into which he always sank when he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon, or endeavoring in the hope of some disclosure to see the spirit of a fast dying man. द टास्क ऑफ recalling him, बार बार उससे याद दिलाना, ये एक ऐसा टास्क था। जब भी वो कुछ शूमेकर बोलने की कोशिश करता था, वो कहीं ना कहीं खो जाता था। ऐसा लग रहा था उसको वापस बुलाना, एक वीक पर्सन को, जो वीक पर्सन हो जाता है उसको फिर से फिट करना, और बड़ी मुश्किल से उसको वापस लाना है। ऐसा बहुत मुश्किल काम था, जैसे कोई मरते हुए आदमी को वापस जिंदा करना होता है। Swoon means fainting fit, means they were endeavoring, trying very hard in the hope of some disclosure, कि उसे कुछ याद आए। hope of some disclosure means hoping to know some more secret, to say the spirit of a fast dying man. Did you ask me for my name?
क्या तुमने मुझसे मेरा नेम पूछा? श्योरली आई डिड, यस आई आस्क योर नेम। 105 नॉट टॉवर, इज दैट ऑल? बड़ा अजीब जवाब दिया उसने, 105 नॉट टॉवर, 105 नॉट टॉवर, with a very sound that was not a sigh nor a groan. He went to work again. और इतना कह के ना वो फिर से अपने काम में लग जाता है, कोई ऐसी सरप्राइजिंगली उसने साउंड नहीं की। अब बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हमने देखा उसकी बेटी अभी दरवाजे के पीछे ही खड़ी है जो मिलने, हु वॉज लेफ्ट बिहाइंड द डोर, वट काइंड ऑफ ए शू वॉज ही मेकिंग, वाई वॉज ही प्राउड ऑफ द स्टफ ही वॉज मेकिंग, एंड वट डज ही से हिज नेम वॉज 105 नॉट ओवर व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम। और हम ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं भाई, विच लाइन्स से दैट ही वॉज अ प्रिजनर। अभी वो लाइन्स हमें आगे मिलेंगी। ओके, तो this is all for today. We will continue the chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.